तो आज हमारे पास जो कागजात हैं वो इस साल के केंद्रीय बजट 2026-27 का पूरा लेखा जोखा है। हम्म। और ये खास तौर पे उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें आंकड़े और तथ्य बहुत हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ इन आंकड़ों को पढ़ना नहीं है। हम इस बजट के पीछे की मतलब कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। सही बात है। सरकार का पैसा कहाँ जा रहा है और उससे भी जरूरी क्यों जा रहा है। चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। किसी भी देश का बजट वो सिर्फ एक हिसाब किताब की डायरी नहीं होता। हाँ। या आने वाले साल के लिए देश की प्राथमिकताओं और उसकी आर्थिक दिशा का एक तरह से नक्शा होता है। एक रोड मैप जैसा। हाँ, एक रोड मैप। तो हम सिर्फ क्या पर नहीं बल्कि क्यों और इसका असर क्या होगा पर भी गहराई से बात करेंगे। तो शुरू करते हैं कुछ मजेदार तथ्यों से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ये उनका लगातार 9वां बजट था। लगातार 9वां? अच्छा। और एक दिलचस्प बात जो मुझे पता चली, ये पहली बार है जब बजट रविवार को पेश किया गया है। ओहो। वैसे सबसे ज्यादा 21 बार बजट सोमवार को पेश हुआ है। ये एक मजेदार फैक्ट है ना? भाषण की लंबाई करीब 1 घंटा 25 मिनट थी और इस साल का थीम है विकसित और आत्मनिर्भर भारत। हाँ, और यही बात इसे महत्वपूर्ण बनाती है। कैसे? देखिए, विकसित और आत्मनिर्भर भारत का जो थीम है वो पिछले कुछ सालों से सरकार की नीतियों के केंद्र में है। हाँ, ये हमने सुना है पहले भी। तो ये दिखाता है कि ये बजट किसी एक साल की योजना नहीं बल्कि एक लंबी अवधि की रणनीति का हिस्सा है। अच्छा। इसमें एक निरंतरता है जो निवेशकों और बाजार को एक मजबूत संकेत देती है कि नीतियां मतलब अचानक नहीं बदलेंगी। तो ये तो हुई बड़ी तस्वीर जी। अब आते हैं उन बड़े आंकड़ों पर जो अर्थव्यवस्था की सेहत बताते हैं। जी। अनुमान है कि 2026 तक हमारी अर्थव्यवस्था का आकार 3.357 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा और इसके साथ भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। विदेशी मुद्रा भंडार भी $700 बिलियन के मजबूत स्तर पर है। इन आंकड़ों को अगर हम मतलब वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये काफी प्रभावशाली हैं। हाँ। जब दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मंदी से जूझ रही हैं, तब 7.2% की विकास दर वो भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनाती है। सही बात है। और 4.3% का जो राजकोषीय घाटे का लक्ष्य है वो बहुत अहम है। क्यों? ये दिखाता है कि सरकार बड़े पैमाने पर खर्च तो कर रही है लेकिन साथ ही क्या कहते हैं अपनी चादर से बाहर पैर नहीं पसार रहे। बिल्कुल। ये एक बहुत जरूरी वित्तीय अनुशासन है। तो ये तो हुई अर्थव्यवस्था की मजबूत बुनियाद। लेकिन सवाल ये है कि सरकार इस मजबूत बुनियाद पर बना क्या रही है, और बजट को देखकर लगता है कि इसका जवाब है एक विशाल और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इस बजट का सबसे बड़ा जोर इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही है। हाँ, वो तो साफ दिखता है। इसे आप अर्थव्यवस्था की धमनियां कह सकते हैं। अगर ये मजबूत और चौड़ी होंगी तो पूरी अर्थव्यवस्था में खून यानी पैसा और सामान तेजी से दौड़ेगा। तो शुरुआत जल मार्गों से करते हैं। राष्ट्रीय जल मार्गों के तहत 20 नए जल मार्गों की घोषणा हुई है। 20 नए? और सड़क की बात करें तो 5 नए एक्सप्रेसवे को मंजूरी मिली है। इसमें दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी जैसे बड़े रूट शामिल हैं। देखिए, ये सिर्फ सड़कें और नदियां नहीं है, ये भारत के लॉजिस्टिक्स मैप को फिर से बनाने जाता है। सोचिए, जो माल अभी ट्रक से दिल्ली से कोलकाता पहुंचने में कई दिन लेता है, हाँ, बहुत टाइम लगता है, अगर वो जलमार्ग या एक्सप्रेसवे से आधे समय और कम खर्च में पहुंचे तो हर चीज की कीमत पर असर पड़ेगा। सही बात है। ये महंगाई को काबू करने का एक अप्रत्यक्ष लेकिन बहुत शक्तिशाली तरीका है। और रेलवे के लिए तो घोषणाओं की मतलब झड़ी लग गई है। हाँ, रेलवे वाला हिस्सा तो काफी बड़ा है। 7 नए हाइब्रिड रेल कॉरिडोर, 7 नई बुलेट ट्रेन के रूट, वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों का विस्तार। मुझे तो ये सब देखकर हैरानी हुई, क्या ये सब एक साथ संभव है? आपका सवाल बहुत वाजिब है। इसे ऐसे समझिए कि रेलवे में 3 स्तरों पर एक साथ काम हो रहा है। 3 स्तरों पर? हाँ। पहला, माल ढुलाई के लिए हाइब्रिड कॉरिडोर, ताकि फैक्ट्रियों का सामान बंदरगाहों तक जल्दी पहुंचे। ओके। दूसरा, आम यात्रियों के आराम के लिए वंदे भारत स्लीपर जैसी बेहतर सुविधाएं। और तीसरा, भविष्य की रफ्तार के लिए बुलेट ट्रेन का विजन। मतलब वर्तमान, निकट भविष्य और दूर का भविष्य। बिल्कुल, तीनों के लिए एक साथ योजना बन रही है। आपने हाइब्रिड रेल कॉरिडोर का जिक्र किया। ये सुनने में बहुत तकनीकी लगता है, इसका सरल मतलब क्या है? इसका सरल मतलब है ऐसी लाइनें बनाना जिन पर मालगाड़ियां और यात्री ट्रेनें दोनों बिना एक दूसरे को डिस्टर्ब किए चल सकें। अच्छा।
अभी अक्सर क्या होता है, यात्री ट्रेनों को रास्ता देने के लिए मालगाड़ियों को घंटों खड़ा रहना पड़ता है, हाँ ये तो होता है। जिससे पूरी सप्लाई चेन लेट हो जाती है। ये कॉरिडोर उसी समस्या का हल है। और एक और नाम है अमृत भारत कवच सुरक्षा प्रणाली। ये क्या है? ये भारत में बनी एक ऑटोमेटिक ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। ओके। मतलब अगर 2 ट्रेनें एक ही पटरी पर आ जाएं, तो ये सिस्टम अपने आप ब्रेक लगाकर उन्हें टकराने से रोक लेता है। इसका दायरा बढ़ाना सीधे सीधे यात्री सुरक्षा को मजबूत करना है। अच्छा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर से आगे बढ़कर अब बात करते हैं उद्योग और तकनीक की। और यहाँ एक घोषणा बहुत ध्यान खींचती है, सेमीकंडक्टर के लिए ISM 2.0 योजना। हाँ, ये बहुत ही रणनीतिक कदम है, जिसके लिए 400 करोड़ का बजट रखा गया है। बिल्कुल, आज के दौर का शायद सबसे रणनीतिक कदम। आज कार से लेकर फोन तक हर चीज में चिप यानी सेमीकंडक्टर लगता है। सही बात है। अभी तक हम इसके लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पाना भारत की तकनीकी संप्रभुता के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, पूछिए। क्या 400 करोड़ रुपए इस सेक्टर के लिए काफी हैं? दुनिया की बड़ी कंपनियां तो इसमें अरबों डॉलर लगा रही हैं। क्या ये सिर्फ एक सांकेतिक शुरुआत है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बिल्कुल, 400 करोड़ रुपए शायद पूरी इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए काफी ना हो, लेकिन ये सरकार की तरफ से एक शुरुआती निवेश और एक नीतिगत इरादा है। एक सिग्नल जैसा। हाँ, एक सिग्नल। ये प्राइवेट कंपनियों और विदेशी निवेशकों को ये संदेश देता है कि भारत इस सेक्टर को लेकर गंभीर है और यहाँ निवेश करने के लिए एक अच्छा माहौल मिलेगा। ये एक तरह से इंडस्ट्री को आमंत्रित करने के लिए सीड मनी है। समझ गए। सेमीकंडक्टर के अलावा टेक्सटाइल सेक्टर में भी नेशनल फाइबर स्कीम और समर्थ 2.0 जैसी योजनाएं हैं। जी। ये भी 100 करोड़ रुपए और महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार योजना की घोषणा हुई है। ये सेक्टर हमेशा बजट में क्यों होते हैं? क्योंकि कृषि के बाद भारत में सबसे ज्यादा रोजगार यही 2 सेक्टर देते हैं, कपड़ा उद्योग और छोटे उद्योग। हाँ, जब आप इन्हें समर्थन देते हैं तो आप सीधे तौर पर लाखों नौकरियों को सहारा दे रहे होते हैं। और महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार योजना का लक्ष्य भी यही है, रोजगार को शहरों से निकालकर गांव तक ले जाना। अब कुछ और कॉरिडोर्स की बात करते हैं जो बहुत खास हैं। केरल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में 3 रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इसका क्या मतलब है? क्या ये भी कोई खास सड़कें हैं? ये सिर्फ सड़कें नहीं है। कॉरिडोर का मतलब है एक पूरा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम। हाँ, रेयर अर्थ वो खनिज हैं जो आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी और मिसाइलों तक में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा। अभी इनकी सप्लाई पर चीन जैसे कुछ ही देशों का दबदबा है। तो कॉरिडोर बनाने का मतलब है कि इन खनिजों के खनन से लेकर उनकी प्रोसेसिंग और आखिर में उन्हें इस्तेमाल करने वाली इंडस्ट्री तक सब कुछ एक ही इलाके में विकसित किया जाएगा। मतलब पूरी वैल्यू चेन देश में ही रहेगी। बिल्कुल, ताकि हम इन कीमती खनिजों की पूरी वैल्यू चेन देश में ही रख पाएं। इसी तरह कोयला और खनिज के लिए 4 माइनिंग कॉरिडोर और 3 नए केमिकल पार्क्स भी हैं। जी। यानी सरकार क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट पर जोर दे रही है। बिल्कुल, इससे लॉजिस्टिक्स का खर्च बचता है और विशेषज्ञता एक ही जगह केंद्रित होती है, जिससे उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा दोनों बढ़ती हैं। चलिए अब बात करते हैं स्वास्थ्य और शिक्षा की, जो सीधे आम आदमी से जुड़े हैं। 3 नए आयुर्वेद एम्स, 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब और बायोफार्मा सेक्टर के लिए 100 करोड़ रुपए की घोषणा हुई है। जी। इन क्षेत्रीय मेडिकल हब का क्या मकसद है? देखिए, इन घोषणाओं में एक पैटर्न है। क्या पैटर्न? विशेष ज्ञान और कौशल के केंद्र बनाना। अभी अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सबको दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में आना पड़ता है। हाँ, ये तो है। क्षेत्रीय मेडिकल हब का आइडिया ये है कि देश के अलग अलग कोनों में उच्च स्तरीय इलाज और मेडिकल रिसर्च के सेंटर बनाए जाएं। हाँ। ये स्वास्थ्य सेवाओं का विकेंद्रीकरण है। शिक्षा में भी ऐसा ही कुछ दिख रहा है। जैसे मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की स्थापना और IIMs के जरिए 10,000 टूरिस्ट गाइड्स को ट्रेनिंग देना। हाँ, ये सिर्फ सामान्य डिग्री देने पर नहीं, बल्कि विशेष कौशल वाले लोग तैयार करने पर केंद्रित है, जिनकी आज के बाजार में मांग है। सही बात है। एक अच्छा डिजाइनर या एक ट्रेन टूरिस्ट गाइड अर्थव्यवस्था में बहुत मूल्य जोड़ सकता है। और छात्राओं के लिए हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाना, ये उनकी उच्च शिक्षा की राह में एक बड़ी बाधा को दूर करने जैसा है। बिल्कुल। सामाजिक कल्याण में एक चीज ने मेरा ध्यान खींचा, दिव्यांगों के लिए AI की मदद से कृत्रिम अंग बनाने की योजना। हाँ। ये तकनीक और सामाजिक सरोकार का एक बेहतरीन संगम है। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ बड़े उद्योगों के लिए नहीं, बल्कि समाज के सबसे जरूरतमंद तबके की मदद के लिए भी हो रहा है। इसी तरह पूर्वोत्तर भारत में 4,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाना
ये एक साथ 3 लक्ष्यों को साधता है। कौन से 3? क्षेत्रीय विकास, पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। हाँ, सस्ता, महंगा। क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा? बताइए। सस्ता होने वाली चीजों की लिस्ट में है कैंसर, शुगर और 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाएं। ये बहुत बड़ा कदम है। हाँ, लेदर का सामान, मोबाइल और उसकी बैटरी, ब्लेंडेड सीएनजी और सोलर पैनल से जुड़ा सामान। यहाँ हर फैसले के पीछे एक नीतिगत सोच है। अच्छा। जैसे सोलर सामान सस्ता करने का मतलब है हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना। मोबाइल और बैटरी सस्ती करना डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को मजबूत करता है। और कैंसर और शुगर की दवाएं सस्ती करना, ये मतलब जो लोग हर रोज ये दवाएं लेते हैं उनके महीने के खर्च में सीधे तौर पर कमी आएगी। ये बहुत बड़ी राहत होगी उनके लिए। बिल्कुल, ये छोटी बात लग सकती है पर लाखों परिवारों के लिए ये एक बड़ी राहत है। और महंगा क्या हुआ? स्क्रैप, देसी शराब, शेयर्स खरीदना और खनिज। हाँ, शेयर्स खरीदना महंगा क्यों किया गया है? इसका एक संभावित कारण बाजार में बहुत ज्यादा अनुमानित सौदों यानी जो स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग होती है उसको नियंत्रित करना हो सकता है। ओके। सरकार शायद लंबी अवधि के निवेश को प्रोत्साहित करना चाहती है, न कि रोज-रोज की खरीद फरोख्त को। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम इस पूरे बजट को एक साथ देखें तो इसकी आत्मा क्या है? अगर मैं इसे एक वाक्य में कहूं तो ये भविष्य के लिए निवेश का बजट है। भविष्य के लिए निवेश। हाँ, साफ तौर पर 3-4 चीजें उभर कर आती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर अब तक का सबसे बड़ा निवेश, सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ जैसे क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता पर जोर, और स्वास्थ्य शिक्षा में सामान्य की जगह विशेष केंद्रों का निर्माण। ये एक इमारत बनाने जैसा लगता है। बिल्कुल, ये बजट एक ऐसी इमारत की तरह है जिसकी नींव बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे सड़कें, रेलवे, बंदरगाह इनसे रखी जा रही है। ठीक है। दीवारें मेक इन इंडिया और टेक्नोलॉजी यानी सेमीकंडक्टर, रेयर अर्थ इनसे बन रही हैं। और छत सामाजिक कल्याण योजनाओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा इनसे तैयार हो रही है। और इसका लक्ष्य? इसका अंतिम लक्ष्य एक मजबूत, आधुनिक और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाना है। ये तो हुई बजट की पूरी कहानी, लेकिन हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं। जरूर। सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल यह है, इस बजट में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और सेमीकंडक्टर्स जैसी भविष्य की टेक्नोलॉजी पर जोर दिया गया है। हाँ, जिनका असर शायद हमें कुछ सालों बाद दिखेगा। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है कि इन बड़ी दीर्घकालिक योजनाओं के बीच एक आम नागरिक की रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे बड़ा और तत्काल बदलाव क्या लाएगा? सस्ती होती दवाइयाँ या फिर शेयरों की महंगी खरीद? आपका जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि आप एक मरीज हैं, एक निवेशक हैं या कुछ और।